नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाय लखन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज 4 के बारे में। तो हमारी जो सीरीज है वो 3 हो चुकी हैं, आज 4th सीरीज है। ठीक है, तो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, यानी कि सभी देशों ने मिलकर जो यूनिट्स बनाई हैं, बेसिक यूनिट बनाई हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं हम? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 7 बेसिक्स यूनिट बना रखी हैं उनमें एक यूनिट क्या है? टेम्परेचर है। तापमान की यूनिट क्या होती है? केल्विन। ठीक है, कई बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं, डिग्री सेल्सियस को मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसकी जो एसआई यूनिट है तापमान मापने की वो केल्विन है। ठीक है, और केल्विन के रिलेशन की बात करें तो केल्विन को कैसे मापा जाता है? केल्विन किसके बराबर होता है? 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो भी डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू है उसमें 273 जो नंबर्स है उसको ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस में निकालना है और केल्विन में दे रखा है तो क्या करेंगे? 273 इस साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो जितने भी केल्विन दे रखे हैं उनमें से 273 सब्ट्रैक्ट की कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वैसे तापमान मापने की इकाई केल्विन भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी होती है, और एक यूनिट इकाई होती है रोमर। ठीक है, तो ये 4 यूनिट होती हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तापमान मापने की केल्विन है। और भी जो एसआई यूनिट्स हैं उनके बारे में, जो सिंपल जो 7 बेसिक यूनिट है उनके बारे में बता देता हूँ। मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। टाइम की क्या यूनिट है? सेकंड। ठीक है, और टेम्परेचर की मैंने अभी अभी बताई, केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है? मोल। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला। ठीक है, और कौन सी रह गई? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ठीक है, तो ये लगभग 6 और 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलोरी मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक है? ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैलोरी में मापी जाती है? तो कैलोरी में मापते हैं हम ऊष्मा को। ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो कैलोरी है, हीट। और हीट यानी कि ऊष्मा, और ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? कैलोरी है। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी का जूल के साथ क्या रिलेशन है? एक कैलोरी में जूल होते हैं 4.186। ठीक है, और यदि नॉर्मली इसको याद करें तो कितना हो जाएगा? 4.2। ठीक है, 4.2 जूल भी हम इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने पढ़ा ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, लेकिन ऊर्जा एनर्जी इसका एसआई मात्रक, इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल। आगे ना, ये रिलेशन जूल और कैलोरी में ही था, तो कैलोरी किसकी यूनिट? ऊष्मा की, हीट की। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता भी होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा व व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारे शरीर में उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको हम मापते हैं किलो कैलोरी में। किस में मापते हैं? किलो कैलोरी में। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में किलो कैलोरी ही कहेंगे, तो इसको किलो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, एक बात कर लेते हैं कि जैसे हम भोजन में लेते हैं जिसमें फैट इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और कितनी मिलती है? लगभग मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट हो गए या प्रोटीन हो गए, इनसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? ओनली 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेने हैं। ठीक है, वसा है उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, और कितनी मिलती है? 9.1 किलो कैलोरी, लगभग 9 भी मान सकते हो। और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रह गया, इनसे मतलब इनको इक्वली मिलती है, और इनसे मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि पारे का यूज़ किया जाता है, मरकरी का, ठीक है। और जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Hg, ठीक है। अब पारा है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और सभी जो धातुएं हैं, मेटल हैं, लगभग किस में होती हैं, ठोस में होती हैं, ठीक है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए। और इसका प्रयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो ज़्यादा होती है, प्लस में जो संसंजक बल होता है, इसका जो कोहेसिव फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब इसके जो कण होते हैं पारे के, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये गाढ़ा होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। जो ऐसी ध्वनि तरंगे, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। आपको पता होगा हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ऐसी ध्वनि को कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऐसी ध्वनि तरंगों को कहा जाता है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, एक अल्ट्रासोनिक होती है और एक होती है इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक किसे कहेंगे हम, ऐसी ध्वनि जिनकी जो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। तो उनको कहेंगे इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और पराश्रव्य किन्हें कहेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या है, अधिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा श्रव्य ध्वनि का परास कितना है। जो मनुष्य जिसे हम सुन सकते हैं ऐसी ध्वनि, उसको कहेंगे श्रव्य ध्वनि। उसकी परास मतलब रेंज, उसकी रेंज कितनी है। तो हमारे द्वारा जो ऑडिबल्स साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इसके बीच में लाई करते हैं, मतलब यदि इसके बीच की फ्रीक्वेंसी है तो हम सुन सकते हैं, इससे नीचे की है या ऊपर की है तो उस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। और आपको पता है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पराश्रव्य ध्वनि है, अल्ट्रासोनिक्स जो वेव्स हैं, उनका प्रयोग अनेक कामों में किया जाता है। जब कोई भी एग्जांपल आ जाए कि मतलब मशीन के कलपुर्जों को ठीक करने में, ठीक है, किसी भी मशीन की सफाई करने में, या डॉक्टर किस ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, इस अल्ट्रासोनिक ध्वनिज का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको सीधा ये मार्क करके आना है, आपका आंसर हमेशा ठीक होगा। अगला है फेदोमीटर का प्रयोग किस में होता है। तो आपको पता है फेदोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है समुद्रिक गहराई मापने के लिए। जो समुद्र की गहराई है उसको मापने के लिए, और समुद्र की गहराई का मापने के लिए एक और किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इको का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी, इको का प्रयोग नहीं किया जाता, सॉरी, सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार, ठीक है। सोनार वेव्स भेजी जाती हैं तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। इको का प्रयोग किया जाता है किसी पहाड़ी से की डिस्टेंस को पता करने के लिए, ठीक है। वो कितनी दूर है, जितनी देर में एक वो आएगी उसको टाइम को डिनोट कर लिया जाता है, उससे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये है कि ध्वनि की वह शाखा जो ध्वनि की तरंगों का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं। ध्वनि की वह शाखा जो ध्वनि और ध्वनि तरंगों का जो अध्ययन करती है उसे हम क्या कहते हैं, अकॉउटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अकॉउटिक्स इसे कहा जाता है। समझ में आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकॉउटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता से गति करती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज़ गति किस में करती है, ठोस में। सॉलिड में जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में जो गमन करती है ध्वनि, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, और फिर उससे कम लिक्विड में, और उससे कम किस में, गैस में। तो एटमॉस्फेयर वायु एक गैस है एक प्रकार से, तो इनमें इसकी गति मात्रा कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्वनि कैसी तरंग है, ठीक है। तो जो साउंड है वो कैसी वेव्स का एग्जाम्पल है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव कहें तो अनुप्रस्थ, ठीक है। और लाइट के बारे में बात कर ले तो लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है डिफरेंस के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्त्री और पुरुष की वाणी में भेद करने वाली ध्वनि की कौन सी विशेषता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये स्त्री की जो साउंड है या पुरुष की साउंड है, उसके बारे में डिफरेंस पता करते हैं हम उसके तारत्व से, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पिच। पिच पिच का मतलब क्या होता है, तारत्व। जो स्त्री होती हैं, जो लड़की होती हैं, उनकी पिच क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। और जो पुरुष है उसकी पिच क्या रहेगी, डाउन रहती है, ठीक है। तो वुमेन्स होती हैं, इनकी पिच होती है वो अपवर्ड ज़्यादा, और जो मेंस होते हैं उनकी जो पिच है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो इससे हम उनके साउंड में भेद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का कौन सा गुण माध्यम के साथ नहीं बदलता। मान ली मीडियम चेंज कर लिया, लेकिन साउंड का कौन सा ऐसा गुण है जो नहीं बदलता, हमेशा सेम रहता है, तो वो हो उसकी आवृत्ति। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय साउंड इन 1 सेकेंड। तो इसका फार्मूला क्या है, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, आपको मैंने पहले ही बता दी थी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो लाउड स्पीकर होता है, आपको पता है, उसमें से ध्वनि निकलती है बहुत तेज़ साउंड के साथ। तो वो जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि ऊर्जा निकलती है, कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। कई बच्चे क्या करके आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को निशान लगाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें कंपन होता है, यांत्रिक कंपन ऊर्जा होती है, वो ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रयोग किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है फिर ध्वनि ऊर्जा में, और जिसके साथ हमें तेज़ साउंड हमें प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, जिसको हम डिनोट करते हैं डी और बी से, ठीक है। और आपको पता है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि को क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है, ठीक है, जिसे हमारे कान हैं वो सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार याद करेंगे, 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि को क्या कहेंगे, हम उसे शोर कहेंगे, नॉइस कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये ध्वनि की जो अलग अलग क्या है, मतलब स्लैब बना रखे हैं, ठीक है। नॉर्मल से हम धीरे धीरे बात करते हैं तो उसका स्लैब कितना होता है, 40 से 45 डेसिबल होता है नॉर्मल्स, ठीक है, ठीक है। तो वो 40 से 45 डेसिबल के बीच में आता है, ठीक है। तो ये सब आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और किसी दोस्त के पास शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की जो हमारी वीडियो है उसको विराम देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।